नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस बात को ध्यान रखें कि हमारा ध्येय वाक्य है, ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह है तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। देखिए, हम लोग राजव्यवस्था के सत्र में उपस्थित हैं। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि हम लोग पुलिस टारगेट बैच शुरू करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस टारगेट बैच होगा, जिसके तहत हिंदी, मैथ, रीजनिंग विभिन्न टीचरों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप हमारे पुलिस टारगेट बैच को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क करें, बघेल कॉलोनी, बंबा रोड, फिरोजाबाद। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, मैं आपको फ्री बोल दे रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9149282639। इस नंबर पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फिरोजाबाद शहर के नहीं हैं, बाहर रहते हैं, तो आप लोग हमें YouTube पर ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन बैच के लिए। आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में हम कुछ भेद करेंगे। हम वही प्रोवाइड कराते हैं जो हम ऑफलाइन में प्रोवाइड कराते हैं, वही ऑनलाइन में भी प्रोवाइड कराएंगे और आपके यूपी पुलिस की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट रूप से चलाएंगे। लेकिन अभी हम राज व्यवस्था के सत्र में उपस्थित हैं, जिसके तहत हम एक टॉपिक को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम MCQ विभिन्न सब्जेक्टों के, इसके अलावा रीजनिंग के MCQ और उसका बेसिक, मैथ का बेसिक, इसके अलावा सामान्य हिंदी के विभिन्न टॉपिकों को हम कराते रहेंगे। अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। हमारे वीडियो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक विभिन्न समय पर आते हैं। आपको अगर पता करना है कौन सा वीडियो कब आता है तो हम हमारे नोटिफिकेशन पर आप ध्यान रखें। वैसे भी हम एक दिन पहले सारी पिक्चरों को अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको वीडियो की टाइमिंग क्या है ये आपको पता चलती रहे। तो हम देखते हैं राज व्यवस्था के तहत हम लोग संसद के बजट संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। अगर संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया को देखें तो किसी भी सरकार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब सरकार क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका अगर संसदीय व्यवस्था में देखा जाए तो हमेशा कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण, मतलब विधायिका का नियंत्रण होना चाहिए। विधायिका का नियंत्रण जो होना चाहिए, एक प्रक्रिया क्या है कि उसको जो वित्तीय संसाधन है उस पर नियंत्रण कर लिया जाए। तो सरकार को जो काम का चलाना है अपना, उसके लिए धन प्रोवाइड कराना है, तो वो कौन कराएगी? संसद कराएगी। संसद में जब अधिनियम पारित होते हैं उसके बाद सरकार को धन खर्च करने की परमिशन मिलती है। तो इसका माध्यम क्या है कि सरकार, संसद क्या है, वित्तीय माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखती है, जिससे संसदीय व्यवस्था स्वस्थ रूप से चल सके और देश का स्वस्थ रूप से विकास हो सके। अगर हम बजट का अर्थ समझें, बजट का अर्थ क्या होता है, तो आप समझिए, पहले तो हम देखेंगे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखें। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया, ना कि बजट शब्द का। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बजट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में, और इसमें से कोई नहीं, तो आप अनुच्छेद 112 ना लगाना, इनमें से कोई नहीं लगा के आएंगे, क्योंकि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जो बजट है वह एक फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द बुजेट से बना है और बुजेट का मतलब चमड़े का थैला था। क्या, जब फ्रांस में वित्त मंत्री जब बजट पेश करने जाते थे तो एक चमड़े के थैले में अपने डॉक्यूमेंट्स रख के ले जाते थे। उसी चमड़े के थैले के नाम पर उसको बजट कहने लगे। तो एक क्या है, प्रचलित नाम है बजट, लेकिन वास्तव में क्या है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया जो अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा, क्या होगा? राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो राष्ट्रपति कर्तव्य होगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का ब्यौरा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाए। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब देखते हैं हम बजट से जुड़ी कुछ परंपराएं होती हैं। बजट कब पेश किया जाएगा, कब पेश किया जाता है, तो आप ध्यान रखें 1 फरवरी 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश किया था प्रत्येक साल। 1 फरवरी से को जो बजट पेश किया था वो 2017 से एनडीए सरकार द्वारा ये काम चालू किया गया था। 2017 से पहले जो बजट पेश किया जाता था वह फरवरी की अंतिम तारीख को पेश किया जाता था, या तो 28 या 29 तारीख को।
बजट का पेश करने का समय क्या होगा, तो आप ध्यान रखें 11 बजे, सुबह 11 बजे पेश किया था बजट। यह जो प्रक्रिया है जो 11 बजे पेश करने की 1999 से शुरू हुई थी, और इस समय भी कौन सी थी, एनडीए सरकार थी। 1999 से पहले शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। कारण क्या था, जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो हमारे जब 5 बजते हैं तो क्या होता है, इंग्लैंड में सुबह के 11 बज रहे होते हैं, तो उन्होंने एक ही टाइम पर दोनों जगह बजट पेश किया जाए, इसलिए उन्होंने शाम को 5 बजे रखा। हमारा देश आजाद हुआ लेकिन हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए, इसलिए हमने समय नहीं बदला। फिर एनडीए सरकार आती है, एनडीए सरकार ने इसका समय बदल दिया। ये क्या होता है, इससे पता चलता है कि मानसिक रूप से भी स्वतंत्र अब होने लगे हैं। अगर रेल बजट और आम बजट, पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन अब 2017 से एनडीए सरकार ने क्या किया, रेल बजट को आम बजट को एक कर दिया है। क्या कर दिया है, एक कर दिया है। अगर बजट पेश होने का एक दिन पहले क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है, इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होता है, और उसमें क्या होता है, पिछले वर्ष बजट में जो सरकार ने अनुमान लगाए थे वो कितने सही साबित हुए हैं, इस बात की पूरी डिटेल दी होती है। इस प्रकार हमने क्या देखा, बजट का अर्थ देखा, बजट से जुड़ी परंपराएं देखी। अब हम क्या करेंगे, व्ययों का वर्गीकरण देखेंगे, व्यय कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें व्ययों का वर्गीकरण, एक्सपेंडिचर, व्ययों क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं खर्चा, क्या कहते हैं, खर्चा कहते हैं। एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। अगर देखें तो खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक संचित निधि पर भारित खर्चे और एक क्या होता है, संचित निधि से किए जाने वाले खर्चे। अगर हम संचित निधि पर भारित खर्चों की बात करें तो इन पर लोकसभा में मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा हो सकती है। क्या हो सकती है, इन पर मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा हो सकती है। अगर वहीं पर हम देखें संचित निधि पर किए जाने व्यय, इन पर मतदान भी होगा लोकसभा में और चर्चा भी होगी। मतदान कहां पर होगा, लोकसभा में होगा, क्योंकि राज्यसभा को इतना अधिकार ही नहीं है कि इन पर मतदान कर सके। अगर हम देखें कि संचित निधि पर भारित व्यय है, वो उस पर से खर्चा किस किस के लिए किया जाता है, तो देखिए संवैधानिक पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं उनके जो वेतन दिए जाते हैं वो संचित निधि पर भारित व्यय है, वो दिए जाएंगे संचित निधि से ही, लेकिन भारित व्यय इसका मतलब मतदान नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, समझ में, जैसे न्यायाधीशों का वेतन है, तो क्या है, भारित व्यय है। क्या है, ध्यान रखना, भारित व्यय है। क्या है वो, भारित व्यय। इसके अलावा भारत सरकार की साख क्रेडिट को प्रभावित करने वाले व्यय, सरकार की, अगर सरकार ने किसी से कर्जा लिया है किसी देश से और उसकी ब्याज जाएगी हर साल, तो आप बताओ, अब जो ब्याज जाएगी वो निश्चित होगी, अब उसे भारित व्यय में रखना चाहिए या किए जाने वाले व्यय में रखना चाहिए। भाई जो विपक्ष में बैठे होंगे तो मतदान करेंगे, मत करो, मत दो पैसा, ब्याज मत दो, भाई सरकार गिरे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे देश की साख जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या विश्व में खराब होगी, छवि खराब होगी, गुडविल खराब होगी। जो गुडविल खराब ना हो हमारी, उसके लिए क्या होगा, हम इसको भारत व्यय में रखेंगे। किस में रखेंगे, भारत व्यय में रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कौन कौन से ऐसे व्यय हैं जो भारत व्यय माने जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग लिखना चाहें लिख लेना, और अगर आप सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते, देखो राष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता, क्या मिलती हैं, परिलब्धियां मिलती हैं। होता वेतन ही है लेकिन उसे परिलब्धि बोलते हैं, क्योंकि वो टैक्स फ्री होता है। कैसा होता है, वेतन पर टैक्स लगेगा, परिलब्धियों पर टैक्स नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, परिलब्धियां मतलब टैक्स नहीं लगेगा, उससे संबंधित अन्य व्यय। अब इसके अलावा देखें, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके जो व्यय हैं, और राज्यसभा का उपसभापति होता है, इनके जो व्यय हैं वो क्या है, संचित निधि पर भारित व्यय है, तो मतदान नहीं होगा। इसके अलावा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है, CAG है। अगर आप CAG की बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कौन से भी अनुच्छेद में किया गया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आप, और मैं जब मैं कहता हूं कमेंट कीजिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसा ना हो कि फोन रख दिया साइड में, पहली बार तो कम से कम आप उसको कमेंट करा ही करो, फिर आपकी इच्छा है, इच्छाओं के आगे सब झुके हुए हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन,
क्या चीज? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, क्या? पेंशन, ना कि वेतन। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसके जो वेतन देगा वो कौन देगा? राज्य की संचित निधि इस पर प्रभारित होंगे। किस पे होंगे? लेकिन जब पेंशन मिलेगी वो किससे मिलेगी? केंद्र की संचित निधि पर प्रभारित होंगे। आपको बात समझ में आ गई? इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को यूपीएससी कहते हैं, इस उसके अध्यक्ष, सदस्य और उनके वेतन। इसके अलावा उच्च न्यायालय, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके जो ऑफिस हैं, ऑफिस के लिए पैसा खर्च होता है उनको भी किस पर? संचित की भारत व्यय में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार में, मैंने कहा था आपसे अगर सरकार ने कर्जा ले लिया है उन ऋणों को वापस भी करना होगा, उनको किस में रखा जाएगा? भारत व्यय में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? भारत व्यय में रखा जाएगा। अगर किसी न्यायालय ने मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय की डिक्री या पंचायत को अपेक्षित खर्च है उसमें किस में रखा जाएगा? भारत व्यय में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर संविधान या संसद ने कोई ऐसा अधिनियम बना दिया उसमें लिख दिया कि जो खर्चा है ये क्या है? भारत व्यय में होगा, तो उसको भी हम भारत व्यय में ही शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है संसद चाहे तो किसी व्यय को भारत व्यय घोषित कर सकती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर हम अब देखें कि बजट को पारित करने के चरण कौन कौन से होते हैं, बजट को कितने चरणों में पारित किया जाता है। अगर हम बजट को पारित करने के चरण देखें तो 7 चरण, कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं बजट को पारित करने के। पहले चरण में क्या होता है इस बात को समझते हैं, बजट की प्रस्तुति। बजट को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। और 1 फरवरी को कब पेश करता है? 2017 से पहले फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वित्त मंत्री बजट भाषण देगा और बजट को प्रस्तुत करेगा। पहले वो लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर वह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि अब हम देखें कि बजट की प्रस्तुति के बाद क्या होता है, तो बजट पर होती है आम बहस। क्या होती है? बजट पर आम बहस की जाती है। आम बहस होती है। आम बहस का मतलब क्या है? लोकसभा में 3 से 4 दिन इस पर बजट पर समग्र बहस होगी। क्या होगी? समग्र बहस होगी कि क्या खराब है, क्या सही है। उसके बाद जब बजट पर आम बहस हो जाती है तो क्या होता है? जो सदन होता है, लोकसभा होती है, वो 1 महीने के लिए स्थगित कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? 1 महीने के लिए लोकसभा स्थगित कर दी जाती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर लोकसभा को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है तो समस्या ये आएगी कि जो आगामी वित्त वर्ष है उसको, उसके जो खर्चे हैं सरकार को चलाने के लिए पैसा कहाँ से मिले। और उस पैसे की जो व्यवस्था है, जब तक बजट पारित नहीं हो जाता तब तक उस पैसे को खर्चा चलाने के लिए लेखा अनुदान, बोर्ड ऑफ अकाउंट पारित किया जाता है। और वो पारित करके क्या होता है? सरकार कुल बजट का 1/6 हिस्सा तक ले सकती है। तो क्या था? अतः खर्चे चलाने के लिए स्थगन से पहले लेखा अनुदान अधिनियम पारित कर दिया जाता है। अगर हम देखें कि लेखा अनुदान के बाद क्या हुआ, आपको पता है कि 1 महीने तक लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था, सदन को, संसद को स्थगित कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है? वो 1 महीने कुछ ना कुछ तो होगा। वो क्या होता है इस बात को समझें। वह होता है विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच की जाती है। विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच की जाती है। इसके तहत ये देखा जाता है जो मंत्रालय ने को जो अनुदान देना है उनमें अनुदान सही है या कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है। अब जो विभागीय समितियों की जांच है, यह व्यवस्था 1993 में कब चालू की गई थी? 1993 में शुरू की गई थी यह व्यवस्था, और 2004 में इसे और भी व्यापक बना दिया गया। अब ये जो रिपोर्ट होती है, विभागीय समिति रिपोर्ट देती हैं, यह दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। जैसे रिपोर्ट कहाँ? दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। जब इन दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दी जाती है तो क्या होता है? लोकसभा में क्या होता है? इन पर मतदान होता है। ये बात ध्यान रखना, लोकसभा में मतदान तो होता है लेकिन जो संचित व्यय हैं, संचित व्यय जो भारत व्यय हैं, उन पर मतदान
नहीं हो सकता। केवल किस पर मतदान होगा? केवल उन पर मतदान होगा जो संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है, उन पर मतदान होता है। अब लोकसभा में क्या हो रहा है, अनुदान संबंधी जो मांगे हैं उन पर मतदान हो रहा है, तो लगातार बहस चल रही है। लोकसभा में 26 दिनों का समय मिलता है। कितने दिन का? 26 दिनों का समय मिलता है। मांगे बहुत सारी होती हैं लेकिन समय केवल 26 दिनों का होता है। इस वजह से क्या होता है, सभी मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती। जब सभी मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती तो 26वें दिन क्या करते हैं, एक गिलेटिन प्रक्रिया होती है जिसमें सिर काट देना कहते हैं इसको हिंदी में। इस दिन क्या होता है, सभी मांगों को या अनुदानों को पारित हुआ या बहस हुआ मानते हैं कि गिलेटिन प्रक्रिया के माध्यम से कहते हैं कि हमने सभी पर बहस कर ली है और सभी पर बहस करके समग्र रूप से अनुदानों पर मतदान करा लिया जाता है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? मतलब अलग अलग बहस ना करके सबकी समग्र रूप से क्या करा लेते हैं, मतदान करा लेते हैं। इसे गिलेटिन प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि अगर संचित निधि से कोई पैसा निकालना है तो वह उसका एक ही तरीका है कि आप विनियोग विधेयक को पारित कराकर ही निकाल सकते हैं। इसके 114 में दिया गया है, वो जो विनियोग विधेयक है वह एक धन विधेयक है। इसके बाद वार्षिक वित्त विधेयक, जिस दिन यह पारित होता है उसी दिन यह भी पारित होता है, दोनों एक साथ पारित होते हैं। वार्षिक वित्तीय विधेयक में क्या होता है, बजट में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उन सबको क्या होता है इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या होता है, धन विधेयक, ये भी क्या है, धन विधेयक है और आगामी वर्ष के बजट संबंधी प्रस्तावों का इसमें उल्लेख होता है। इसमें कर को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। आपने बजट में देखा होगा किस कर को बढ़ा दिया, उस कर को घटा दिया, ये सब किसमें होता है, वार्षिक वित्तीय विधेयक के माध्यम से किया जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि विनियोग विधेयक के संग इसको पारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप समझें तो अनुदान संबंधी जो मांगों पर मतदान होता है, मतदान में क्या होता है, विभिन्न प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किए जाते हैं। खैर वो प्रस्ताव पारित तो नहीं होते, वो कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं वो हम अब देखेंगे कि अनुदान की मांगों में जब मतदान होता है तो विपक्ष कौन कौन से प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है। चलिए देखिए, अब हम समझेंगे कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, ये क्या होते हैं। अब कटौती प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा जो सरकार मांग करती है, उनके मंत्रालय मांग करते हैं अनुदान की, उस पर असहमति व्यक्त करने का एक तरीका है। और इस तरीके का और इसका जो कटौती प्रस्ताव हैं सामान्यतः पारित नहीं होते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि सरकार का बहुमत होता है लोकसभा में और इनमें लोकसभा में इन्हें पारित किया जाता है। अब लोकसभा का बहुमत, लोकसभा में अगर सरकार का बहुमत तो इनका पारित होना तो पॉसिबल नहीं है, और सरकार का अगर बहुमत ही नहीं तो वो सरकार नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर सरकार है तो मतलब बहुमत है तो पास नहीं होंगे। अब इसमें इस बात को समझना जरूरी है, वैसे इनका लाभ क्या है भाई, जब पारित ही नहीं होंगे तो काय को इतनी बकवास करना। इसलिए बकवास करना कि इनके माध्यम से कुछ अनुदान होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, उन पर डिटेल में चर्चा हो जाती है। बाल में खार, खाल में से बाहर निकलते रहते हैं। तो अगर हम कटौती प्रस्ताव देखें, यह सिर्फ एक मांग संबंधित होता है, इसमें अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई वर्तमान कानून, इसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, ऐसे नियम नहीं होने चाहिए, ये नियम है। अगर हम देखें तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरे को अगर देखें तो कहते हैं आर्थिक कटौती प्रस्ताव, और तीसरे को यदि देखें तो कहते हैं हम उसे सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। जो आपका नीतिगत कटौती प्रस्ताव होता है, इसमें क्या होता है, जो अनुदान की मांग होती है, विपक्षी दल उस पर सहमति व्यक्त करता है और कहता है कि इस पर जो खर्चा है वो कुल 1 रुपया आएगा, इसलिए आप क्या करते हैं, अनुदान की मांग को 1 रुपया कर दो। क्या कर दो? 1 रुपया कर दो। इसमें आर्थिक कटौती प्रस्ताव में भी क्या होता है, इसमें भी असहमति व्यक्त करता है, लेकिन क्या एक प्रभावी सीमा तक, एक कह सकते हैं कि प्रभावी सीमा तक इसमें कटौती की जाती है। वहीं सांकेतिक कटौती में क्या होता है, केवल विरोध करने का ही मन होता है, इसमें केवल असहमति व्यक्त करनी है, इसलिए इसमें कमी करनी है। कहते हैं कि आपने 1000 करोड़ रुपया मांगा था, उसमें आपने 100 रुपये ज़्यादा मांग लिए हैं, 100 रुपये वापस करो। केवल इतना, केवल विरोध करना, केवल हम इसलिए चाहते हैं आपका विरोध करना क्योंकि आपका विरोध करना है, आप गलत हैं सही हैं इसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो वही क्या है, सांकेतिक कटौती है। आप लोग सांकेतिक कटौती को समझते ही होंगे, घर पर देखें जाकर तो आपको समझ में आएगा कि सांकेतिक कटौती कर दी कि साड़ी थी दिलवानी थी, अरे इतनी महंगी मत लो, कितने की लेना, चलो 10,000 की, नहीं चलो 9,990 रुपये की लेते हैं, 10 रुपये की उनने छूट दिलवा दी। ऐसी होती सांकेतिक कटौती। अभी आप लोग युवा हैं, शादीशुदा नहीं हैं,
शादी करें, फिर आप इस बात को समझ सकते हैं कि सांकेतिक कटौती क्या होती है। अगर आप डाल रहे हैं विभिन्न प्रकार की निधियां, क्या डाल रहे हैं, विभिन्न प्रकार, देखिए विभिन्न प्रकार की निधियां अर्थात फंड, भारत में भारत सरकार के पास 3 तरह के फंड होते हैं। एक को संचित निधि कहते हैं, इसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। दूसरे को लोक लेखा निधि या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसी को आकस्मिक निधि या कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद या आर्टिकल 266 1 में दिया गया है। वहीं पर लोक लेखा निधि का 266 2 में दिया गया है, और वहीं आकस्मिक निधि का 267 में अनुच्छेद में दिया गया है। इनके अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखें, संचित निधि में जितनी भी सरकार की प्राप्तियां होंगी, सरकार की प्राप्तियां और व्यय इसी से होते हैं, इसी से होते हैं। बात समझ में आ गया। ये संचित निधि पर 2 तरह के व्यय होते हैं, व्यय भारित व्यय और गैर भारित व्यय। गैर भारित व्यय, जो भारित व्यय होते हैं इन पर चर्चा तो हो सकती है एलएस में, लेकिन मतदान नहीं होगा। इनमें दोनों चीजें हो सकती हैं, चर्चा भी हो सकती है और मतदान भी हो सकता है, मतदान भी हो सकता है। संचित निधि से कोई भी पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक को पारित कराना आवश्यक होता है। ये आपको मैं पीछे अभी पढ़ा चुका हूँ। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अनुपूरक अनुदान की भी आवश्यकता होती है। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक और अनुपूरक अनुदान विधेयक पारित कराना आवश्यक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप चाहें तो लिख लें, विनियोग विधेयक और अनुपूरक अनुदान विधेयक से इसको पैसा निकाल सकता है। लोक लेखा निधि की बात करें तो संचित निधि के अलावा अन्य प्राप्तियां शामिल। संचित निधि से कह सकते हैं कि संचित निधि से के अलावा जो अन्य प्राप्तियां होती हैं वो उसमें शामिल होती हैं। कह सकते हैं कि जो भारत जो कह सकते हैं कि जो लोक लेखा निधि है उसमें जो भारत सरकार है वो बैंकर की तरह, किसकी तरह कार्य करती है, बैंकर की तरह कार्य करती है। यहाँ सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है, बैंकर की तरह कार्य करती है, ठीक है। अब आप दोनों में अंतर समझिए। संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो किसकी परमिशन चाहिए, संसद की, क्योंकि विनियोग विधेयक पास करना है। यहां पर पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ गई। अगर आप सोचो LIC में क्या कर रहे हैं आप लोग, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो पैसा किसके पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। या आप लोग को बीमा कर रहे हैं, वो पैसा किसके पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। अब सरकार उस पैसे को यूज कर सकती है, लेकिन ये पैसा होता कैसा है, जो भविष्य में सरकार को वापस लौटाना होता है। एक तरह से कह सकते हैं सरकार पर लोक लेखा निधि के माध्यम से कर्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, लेकिन इसका प्रयोग करती है सरकार और बहुत सारे प्रयोगों के माध्यम से इसका प्रयोग करती है। अब आकस्मिक निधि क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि संचित निधि से पैसा निकालना था लेकिन आ गई आपातकाल, आपात उपबंध आ गया कोई, जैसे बाढ़ आ गई। अब उसके लिए इकट्ठा पैसा एक साथ चाहिए। अब उसके लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कहाँ से आएगा, अब संचित निधि से पैसा निकालने टाइम लगेगा। तो क्या हो सकता है कि सीधे आकस्मिक निधि निकाल सकते हैं पैसा। इससे पैसा राष्ट्रपति द्वारा निकाला
जा सकता है, इससे पैसा राष्ट्रीय करा सकता है। मतलब इसमें संसद के की जरूरत नहीं पड़ती। और कौन निकाल सकता है? सीधा राष्ट्रपति इसको पैसा निकाल सकता है। इसमें आकस्मिक निधि कहते हैं। 1950 में आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी, सबसे लगातार आकस्मिक निधि बनी हुई है। और इस पर इसको संचालित कौन करता है? संचालित करता है राष्ट्रपति की ओर से भारत का वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन करता है संचालित? संचालित राष्ट्रपति की ओर से भारत का वित्त सचिव इसे संचालित करता है। इस प्रकार आपने देखा कि भारत के पास संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि है। इनके विभिन्न प्रावधानों को देखा, इनकी प्राप्तियों को देखा। इसके अलावा हमने आज बजट के बारे में अध्ययन किया, संसद में बजट प्रक्रिया पढ़ी, कितने चरण होते हैं इसका अध्ययन किया। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। आसपास सफाई रखिए, जानवरों पर दया करिए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए और हमारे YouTube चैनल अग्निपथ अकेडमी को देखते रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आप पढ़ सकते हैं। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन, मैं अग्निपथ अकेडमी से अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।